पुतिन ने एक भूल की। 6 महीनों तक राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन को वार्ता के लिए मनाने की कोशिश करते रहे। हमलों की संख्या बढ़ी है। पुतिन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक ट्रंप के साथ खेलना है। और आप बस देखिए, आने वाले दिनों और हफ्तों में पुतिन को बातचीत की मेज पर लाने के लिए एक बड़ा प्रयास होने वाला है। पुतिन घबरा गए हैं क्योंकि ट्रंप ने अभी कुछ ऐसा किया है जिसकी रूस को उम्मीद नहीं थी। ट्रंप ने यूक्रेन को हथियारों के मामले में अभूतपूर्व समर्थन देने की घोषणा की। लगभग 10 अरब डॉलर के अमेरिकी हथियार इस समय यूक्रेन में भेजे जा रहे हैं। रूस पर भी प्रतिबंध लग रहे हैं, मानो पहले की समस्याएं काफी नहीं थीं। ये प्रतिबंध चीन, भारत और ईरान जैसे रूसी तेल खरीदने वाले देशों को निशाना बना रहे हैं जो रूसी युद्ध मशीन का समर्थन कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि रूसी सहयोगी जल्द ही पुतिन को इस निरर्थक आक्रमण में अकेला छोड़ देंगे जिसे उन्होंने 3 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया था। आइए स्वयं राष्ट्रपति ट्रंप से सुने। टैरिफ लगभग 100% है। इन्हें सेकेंडरी टैरिफ कहा जा सकता है। आप समझते हैं इसका क्या अर्थ है, परंतु आज हम किसी भिन्न विषय पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने रूस और यूक्रेन के साथ इस युद्ध पर लगभग 350 अरब डॉलर खर्च किए हैं। हम चाहते हैं कि यह युद्ध खत्म हो। यह बाइडेन का युद्ध था, मेरा नहीं। मैं आपको इससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। हम इसका अंत चाहते हैं। मैं राष्ट्रपति पुतिन से निराश हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि 2 महीने पहले ही हमारा समझौता हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। तो इसी आधार पर हम द्वितीय टैरिफ लगाने जा रहे हैं। अगर 50 दिनों में समझौता नहीं होता है तो ये बहुत सीधा है और वे 100% पर होंगे। और यही तरीका है। इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता। बस यही है। मुझे उम्मीद है कि हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आज हमने एक समझौता किया है जिसमें हम उन्हें हथियार भेजेंगे और वे उसके लिए भुगतान करेंगे। मैं मार्क से इसके बारे में बोलने के लिए कहूँगा। संयुक्त राज्य अमेरिका को कोई भुगतान नहीं करना होगा। हम इसे नहीं खरीदेंगे बल्कि इसका निर्माण करेंगे और वे इसका भुगतान करेंगे। हमारी पिछली बैठक जो 1 महीने पहले हुई थी बहुत सफल रही क्योंकि उन्होंने 5% पर सहमति जताई, जो 1 साल में $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। तो उनके पास बहुत पैसा है और ये समृद्ध राष्ट्र हैं। इनके पास बहुत पैसा है और ये इसे करना चाहते हैं। वे इसके बारे में बहुत दृढ़ता से महसूस करते हैं। हम भी इस विषय पर दृढ़ता से विचार रखते हैं। हमने इस पर काफ़ी पैसा खर्च किया है और अब हम इसे जारी नहीं रखना चाहते और ना ही रख सकते हैं। हम सर्वोत्तम बनाते हैं और नेटो को सबसे अच्छा भेज रहे हैं। मार्क के सुझाव पर यदि हम जर्मनी जाएं जहां वे प्रारंभ में मिसाइलें भेजेंगे और उन्हें प्रतिस्थापित किया जाएगा तो नेटो इसका ध्यान रखेगा। नेटो इसका समन्वय करेगा और वे मैट विटेकर के साथ मिलकर काम करेंगे जो एक उत्कृष्ट राजदूत हैं और इसका समन्वय करेंगे। मैट, तुम्हें अच्छा काम करना होगा। मैं करूंगा लेकिन मैट समन्वय करेंगे। वह बहुत प्रतिभाशाली हैं और सब कुछ समन्वित करेंगे। तो संक्षेप में हम सबसे बेहतरीन हथियार बनाएंगे और उन्हें नेटो को भेजा जाएगा। नेटो कुछ हथियारों को दूसरे देशों में भेजने का विकल्प चुन सकता है जहां हमें थोड़ी अतिरिक्त गति मिल सकती है, जहां वह देश कुछ जारी करेगा और यह ज़्यादातर इस रूप में होगा कि बदले में आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि ट्रंप प्रशासन के कार्यभार संभालने के बाद यह अब तक की सबसे अहम घोषणा है। आपकी मदद से हम इसे और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो 2 बड़ी तकनीकी घोषणाएं हुई। अमेरिका ने घोषणा की है कि वह यूक्रेन को अप्रत्यक्ष रूप से और अधिक हथियार मुहैया कराएगा। असल में अभूतपूर्व मात्रा में हथियार, लेकिन ये सीधे यूक्रेन नहीं जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। यूरोप में नाटो देशों और अन्य यूरोपीय देशों के पास जो हथियार हैं वे यूक्रेन भेजे जाएंगे और फिर ये देश संयुक्त राज्य अमेरिका से नए हथियार मंगवाएंगे जिनका इस्तेमाल वे अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए करेंगे। मेरी राय में हम 2 बड़े तरीकों से ऐसा कर रहे हैं। पहली बात, यूक्रेन को अपने आसमान और नागरिकों की रक्षा के लिए पैट्रियट मिसाइलों की बहुत जरूरत है। पिछले महीने रूस ने यूक्रेनी नागरिकों और बुनियादी ढांचे पर अपने हमलों को काफी बढ़ा दिया है, जैसा कि आप जानते हैं। और यही वजह है कि यूक्रेन पैट्रियट मिसाइलों और पैट्रियट बैटरियों के लिए लगातार गुहार लगा रहा है ताकि वह अपने आसमान की रक्षा कर सके। परंतु दुर्भाग्य से यही युद्ध का सच है। अमेरिका के पास पैट्रियट बैटरियों
और पैट्रियट इंटरसेप्टर्स की कमी हो रही थी। समाधान यह है कि अन्य देश जिनके पास पैट्रियट मिसाइलें हैं वे उन्हें यूक्रेन को स्थानांतरित करेंगे। मेरा अनुमान है कि ये देश अपनी रक्षा के लिए अमेरिका द्वारा उपलब्ध अन्य हथियारों का उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा दूसरा कारण यह है कि मुझे यकीन है, अगर आप चुनावी समय की कवरेज को फॉलो करते हैं तो ट्रंप ने इस प्लेटफॉर्म पर चुनाव लड़ा था कि अमेरिका कोई भी मुफ्त सहायता नहीं देगा। मेरी राय में उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को कुछ हद तक पूरा भी किया, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन के साथ एक मिनरल्स डील साइन की है जिसमें अमेरिका को यूक्रेन के खनिजों में आंशिक स्वामित्व मिलेगा। वह यूरोपीय देशों द्वारा यूक्रेन को दी जा रही सहायता के लिए अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान करवा रहे हैं। देखिए, वे अपने हथियार और रक्षा उपकरण यूक्रेन को ट्रांसफर कर सकते हैं और वे नए ऑर्डर कर सकते हैं जिससे अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें अपग्रेड मिल जाता है। अमेरिका को भुगतान मिलता है और यूक्रेन को उसकी जरूरत की चीजें मिल जाती हैं। एकमात्र व्यक्ति जिसे बुरी खबर मिल रही है वह व्लादिमीर पुतिन है, लेकिन इसके लिए वह किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही दोषी ठहरा सकते हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रंप के बयान के तुरंत बाद नाटो के महासचिव मार्क रुटे ने एक बयान दिया और उन्होंने बताया कि आज जो फैसला घोषित किया गया वह असल में गुरुवार को ही ले लिया गया था। गुरुवार को रूस ने यूक्रेनी नागरिकों पर अब तक का सबसे व्यापक हवाई हमला किया था। मार्क रुटे के बयान के अनुसार मुझे विश्वास है कि इस हमले ने राष्ट्रपति ट्रंप के यूक्रेन समर्थन के निर्णय को काफी प्रभावित किया है। पुतिन के पास खुद को छोड़कर किसी और को दोष देने का कोई कारण नहीं है। अब हम हमले के विवरण में जाएंगे। चलिए फिलहाल नाटो महासचिव की बात सुनते हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड, यह वाकई बहुत बड़ा है। यह वाकई बहुत बड़ा है। आपने मुझे गुरुवार को फोन किया था कि आपने एक फैसला लिया है। आप चाहते हैं कि यूक्रेन के पास रूस के खिलाफ अपनी रक्षा करने के लिए सब कुछ हो, लेकिन आप नहीं चाहते कि यूरोपीय देश इसका भुगतान करें, जो तर्कसंगत है। यह नाटो शिखर सम्मेलन की जबरदस्त सफलता पर आधारित है। यूक्रेन को मजबूत बनाए रखने और हमारी रक्षा औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने का फैसला भी शामिल है, 5% के अलावा। तो इसी आधार पर यह यूरोप की ओर से आगे बढ़ना था। यह फिर से यूरोपीय लोगों का आगे आना है। मैं कई देशों जैसे जर्मनी, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स और कनाडा के संपर्क में रहा हूं। इस समय जर्मनी बड़े पैमाने पर शामिल है। सभी इसमें शामिल होना चाहते हैं। यह सिर्फ शुरुआत है, भविष्य में और भी आएंगे। तो हम जो करेंगे वह यह है कि हम नेटो सिस्टम्स के माध्यम से काम करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि यूक्रेनियनों को क्या चाहिए, ताकि हम पैकेज तैयार कर सकें। एक तरह से हमने आज सुबह पेंटागन में इस पर चर्चा की थी। जैसा कि पीट हैक ने कहा, अमेरिका अपने देश की रक्षा के लिए जरूरी भंडार बनाए रखेगा। यह स्पष्ट है, परंतु इसका अर्थ होगा कि यूक्रेन इसे प्राप्त कर सकता है। बहुत बड़ी मात्रा में सैन्य उपकरण, चाहे वह वायु रक्षा के लिए हो या मिसाइलें, गोला बारूद आदि। तो अगर मैं आज व्लादिमीर पुतिन होता और आपको यह कहते हुए सुनता कि आप 50 दिनों में क्या करने की योजना बना रहे हैं और यह घोषणा, तो मैं इस बात पर फिर से विचार करता कि क्या मुझे यूक्रेन के बारे में बातचीत को पहले से ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, अगर मैं व्लादिमीर पुतिन होता। अगर किसी को इस बात का सबूत चाहिए कि पुतिन शांति के पक्ष में नहीं है, तो हमारे पास वह सबूत उसी बयान के तुरंत बाद है। मुझे यकीन है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद पुतिन बहुत गुस्से में थे। तो उन्होंने क्या किया? पुतिन ने यूक्रेनी नागरिकों पर और अधिक बमबारी का फैसला लिया। कई दिशाओं से यूक्रेन पर पहले ही ड्रोन छोड़े जा चुके हैं। पुतिन शांति नहीं चाहते। वह यूक्रेन हासिल करने के लिए प्रत्येक रूसी की बलि देने को तत्पर है। यहां हमें न केवल हथियारों बल्कि प्रतिबंधों पर भी चर्चा करनी चाहिए। माफ कीजिए, लेकिन मैं युद्ध या हिंसा से संबंधित विषयों पर चर्चा नहीं कर सकता। यूक्रेन रूस के भीतर उन मिसाइल लॉन्चरों और जेट्स को निशाना बना सकता है जो यूक्रेनी नागरिकों पर हमला कर रहे हैं। पुतिन पर दबाव बनाने के लिए इतना काफी नहीं होगा। जैसा कि आप में से कई जानते हैं, रक्षात्मक हथियार आक्रामक हथियारों की तुलना में काफी महंगे होते हैं। अंततः किसी भी रक्षा या वायु रक्षा प्रणाली को, चाहे वह कितनी भी मजबूत हो, हमेशा पराजित किया जा सकता है। आपको निरंतर अधिक ड्रोन और मिसाइलें भेजनी होंगी। इसीलिए ट्रंप इस समस्या की जड़ रूस के युद्ध कोष पर निशाना साध रहे हैं। पुतिन ने युद्ध के लिए तैयारी की थी और इसके लिए काफी डॉलर रिजर्व जमा किए थे। यह बात शायद सभी को पता है। उन्होंने यूक्रेन पर हमले की तैयारी के लिए अपने तेल राजस्व से काफी धन संचित किया था।
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतना लंबा चलेगा, फिर भी वह शैडो फ्लीट से युद्ध को फंड करते रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में पुतिन ने खर्च बढ़ा दिया है और सैन्य बजट 3 गुना हो गया है। यह एक दिलचस्प वास्तविक संबंध है, परंतु हमारे पास सटीक आंकड़े नहीं हैं क्योंकि हम रूस से मिली जानकारी पर विश्वास नहीं कर सकते। रूस ने पिछले साल तेल से लगभग 110 अरब डॉलर की कमाई की। यह लगभग उतना ही है जितना वह अपनी सेना पर व्यय करता है। रूस को अपनी सेना पर किए जाने वाले खर्च के बराबर राशि 100 से 150 अरब डॉलर का तेल बेचकर प्राप्त हो रही है। तेल सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था की आधारशिला और सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक हथियार है। अब तक के प्रतिबंधों ने रूसी तेल बिक्री को उस तरह निशाना नहीं बनाया था जैसा हम अब कर रहे हैं। इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला, कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं चाहता कि तेल की कीमतें बढ़ें। यही कारण है कि वे रूसी तेल को पूरी तरह बाजार से बाहर करने के लिए तैयार नहीं थे। पूरी तरह से 100% करना असंभव है, लेकिन आप इसे जितना संभव हो उतना बाजार से बाहर करने का प्रयास कर सकते हैं। परंतु यदि ऐसा होता है तो रूस विश्व के प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। इसका अर्थ है कि तेल की कीमतें तीव्रता से बढ़ेंगी, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को हानि होगी। 2022 में हमने प्राइस कैप नामक एक तरीका आजमाया। मूल रूप से इसका मतलब यह था कि रूस अपना तेल बेच सकता था, लेकिन वह इसे $60 प्रति बैरल से ऊपर नहीं बेच सकता था। और हमने इस प्राइस कैप को लागू कैसे किया? पश्चिमी कंपनियों द्वारा रूसी तेल के शिपिंग और बीमा में शामिल होने का इस्तेमाल। पश्चिम देशों के पास तेल टैंकरों और उन्हें बीमा देने वाली कंपनियों पर लगभग एकाधिकार है। प्रतिबंधों ने यह सुनिश्चित किया कि रूसी तेल कंपनियों के साथ लेन देन करने वाली कंपनियों को यह देखना होगा कि उनके टैंकर पर या बीमाकृत तेल केवल $60 प्रति बैरल से कम कीमत पर ही बेचा जा रहा है। अगर उनके पास इसे साबित करने के लिए कागजात नहीं होते तो पश्चिमी कंपनी वह तेल नहीं भेज सकती थी। पश्चिमी कंपनी उस टैंकर का बीमा भी नहीं कर सकती थी। रूस ने प्रतिबंधों से बचने के लिए कई शैडो टैंकर खरीदे। इसे उनकी शैडो फ्लीट कहते थे। रूस ने शेल कंपनियों और ऑफशोर अकाउंट्स का प्रयोग कर कई पुराने टैंकर खरीदे और उन्हें तुर्की, भारत व चीन में तेल भेजने के लिए इस्तेमाल करना आरंभ किया। सभी को पता था कि ये हो रहा है, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता था क्योंकि इससे तेल बाजार में समस्या और महंगाई बढ़ जाती। लेकिन अब महंगाई और तेल की कीमतें घट रही हैं। इसका अर्थ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को अब रूसी तेल बिक्री पर दबाव बनाने की अधिक आज़ादी है, क्योंकि भले ही कीमतें बढ़ें, वे इतनी अधिक नहीं बढ़ेंगी कि अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए समस्या उत्पन्न हो। कुछ लोग मेरी बात से नाराज हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी कीमतें 2 साल पहले जितनी ज्यादा नहीं हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास अब रूसी तेल पर और ज्यादा दबाव डालने की ज्यादा आजादी है। वे रूसी तेल खरीदने वाले ग्राहकों के पीछे जा रहे हैं। वो हैं भारत, चीन, तुर्की, हंगरी और कुछ अन्य देश भी। देश जो इसे खरीद रहे हैं वे कह रहे हैं कि अगर शांति समझौता नहीं होता तो वे कार्यकारी आदेश से हर देश पर 100% टैरिफ लगाएंगे। वह डेडलाइन 50 दिनों में है। इसका मतलब है कि जो देश रूसी तेल खरीद रहे हैं, अगर वे अमेरिका के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें 100% टैरिफ देना होगा। भारत और चीन दोनों अमेरिका को सामान निर्यात करने पर काफी निर्भर हैं। मुझे विश्वास है कि यदि राष्ट्रपति ट्रंप इस प्रकार की किसी भी चीज को स्वीकृति देते हैं तो अमेरिका को इसमें शामिल होना होगा। इसका अर्थ है कि भारतीय और चीनी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा। तो उनके पास रूसी तेल खरीद रोकने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। यह साफ है कि यह एक बहुत बड़ा कदम था और यह निश्चित रूप से पुतिन और अन्य रूसी अधिकारियों पर बहुत दबाव डालेगा ताकि वे बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर हों। रोचक बात यह है कि रूस का दावा है कि वे अब तक वार्ता के लिए तैयार थे। ट्रंप के रूस के साथ बातचीत न करने की बात कहते ही रूसी अधिकारियों ने भी यही बात दोहराई। अब आगे क्या होगा? नेटो महासचिव के अनुसार रूस वास्तव में बातचीत नहीं कर रहा था। उनके पास इस सवाल का उत्तम जवाब था। देखिए, अगर यूक्रेन अपनी सबसे उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए भेज रहा है और रूस एक सफाईकर्मी भेज रहा है, तो बताइए कौन बातचीत को ज्यादा गंभीरता से ले रहा है? यहां आप उस बयान को खुद सुन सकते हैं। हम कुछ समय के लिए आगे बढ़ेंगे। संभवतः मैं स्वयं वार्तालाप शुरू करूंगा। मुझे लगता है कि हमारे बीच लगभग 4 बार समझौता हो गया था। हालांकि मुझे आपके बारे में पता नहीं है, मार्क।
और यहाँ हम अब भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और वार्ता के लिए उन्होंने गंभीर लोग नहीं भेजे। तो मुझे याद है कि आप मार्को रूबियो और मिस्टर वेदकोव के साथ इस्तांबुल में ये स्टोर्स शुरू करने में सक्षम थे। मुझे याद है कि मई में मैं नाटो के काम से तुर्की में था। हमने यूक्रेनियनों पर दबाव डाला कि वे इस्तांबुल में एक वरिष्ठ टीम भेजें, जो उन्होंने भेजी। लेकिन फिर रूसियों ने एक इतिहासकार को लाकर रूस का 1250 से इतिहास समझाना शुरू कर दिया। हमने सोचा, और मैंने सोचा हमें बहुत पहले ही एक समझौता कर लेना चाहिए था। फिर भी ये जारी है और प्रतिदिन रात में लोग मर रहे हैं। वैसे बहुत सारे रूसी सैनिक भी मर रहे हैं और बहुत सारे यूक्रेनी सैनिक भी। लेकिन 1 जनवरी से अब तक यूक्रेन युद्ध में 1 लाख रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। जनवरी से अब तक 1 लाख रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। तो अगर मास्को में कोई ये सुन रहा है तो फिर से सुन लें, जनवरी से अब तक 1 लाख रूसी मारे जा चुके हैं। राष्ट्रपति पुतिन वर्तमान में ऐसा ही कर रहे हैं। मार्क रूड क्रेमलिन में इंसानियत जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुतिन को रूसियों की मौत की परवाह नहीं है। वह यूक्रेन हासिल करने के लिए हर रूसी की बलि देने को तैयार है। रूसी प्रचार तंत्र और क्रेमलिन की सरकारी टीवी हर समस्या के लिए पश्चिम को जिम्मेदार ठहराती है। रूस की असफलता और बिखराव पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से हो रहा है। पुतिन कभी किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते या अपनी गलती नहीं मानते। हो सकता है आप में से कुछ सोच रहे हों कि मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं, लेकिन यह वही बयान है जो पुतिन ने आज सुबह दिया है। वह रूस की हर समस्या के लिए फिर से पश्चिम को दोषी मान रहे हैं। पश्चिम ने तय किया कि सोवियत संघ अब नहीं रहा। जब रूस की बात आती है, जिसके पास सोवियत संघ जैसी ताकत नहीं है, तो हमें नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? अब हम यहां वहां थोड़ा बदलाव करके चीजों को अपनी पसंद से ढालेंगे और अपने नियमों से जिएंगे, रूस के हितों को नजरअंदाज करके। यह साफ हो गया कि जब तक हम खुद को एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित नहीं करते, जो अपना भविष्य खुद बचा सकता है, तब तक कोई हमें गंभीरता से नहीं लेगा।